जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है 26 तारीख को आपका फर्स्ट पेपर है और इस फर्स्ट पेपर के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक नहीं है, फर्स्ट पेपर के लिए ही इस पे बनाया गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो हम क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन पे समझने के बाद हम ये देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का हम जवाब किस दिशा में सोच करके लिखें। मतलब बेसिकली प्रश्न को हम समझेंगे कि आखिर वास्तव में प्रश्न पूछ क्या रहा है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि आखिर जब हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो हम किस दिशा से सोच करके चीज़ों को लिखना शुरू करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक नहीं होगी, ये वीडियो सिर्फ बीएड वालों के लिए है और जिनको पेपर देना है उन्हीं के लिए है कि आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आपको चीज़ें पता हो जाएंगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन का किस दिशा में पढ़ करके हमें जवाब देना है। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न पर और फिर मिलेंगे लास्ट में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमसे पूछ रहा है कि आखिर भारत में केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो भारत में शिक्षा का प्रशासन चल रहा है उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, इसका वर्णन करिए। इसके अलावा हमसे पूछा कि केंद्र सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरदायित्व को बता दीजिए। आखिर जो केंद्र सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम कर रही है, उसका क्या क्या कार्य है। इसके अलावा हमसे पूछा कि भारत में माध्यमिक विद्यालय के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। मतलब यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय का मतलब होता है 6 से लेकर के 8 तक के विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय कहते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा कि आखिर 6 से लेकर के 8 तक के जो विद्यालय हैं वहाँ पर केंद्र सरकार किस प्रकार से नियंत्रण कर रही है, किस प्रकार से कार्य कर रही है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 26 जनवरी 1950 को 1950 में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान सभा को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। जब पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया तो यहाँ पर अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर शिक्षा को आखिर किसके पास रखा गया, कि शिक्षा का जो प्रशासन है ये किसकी जिम्मेदारी होगी। तो अगर देखेंगे तो केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है या स्थानीय निकाय की है, किसकी जिम्मेदारी है इसको हम समझते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके लिए अनुसूचियाँ तैयार की गई हैं, जिसमें अगर हम देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। अगर केंद्र सरकार किसी पर कानून बनाएगी तो वो संघ सूची पर बनाएगी, राज्य सरकार कानून बना रही है तो या राज्य सरकार प्रशासन कर रही है तो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर प्रशासन करेगी। वहीं समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और वहाँ पर अगर कोई भी विवाद होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो यहाँ पर शिक्षा को अगर देखा जाए तो शिक्षा को अगर हम देखें तो ये समवर्ती सूची का विषय है। मतलब शिक्षा पर सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर कानून बनाएगी, लेकिन अगर कहीं भी विवाद होता है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, पहले हम एक चीज़ और समझ लें कि अगर देखा जाए तो 2002 में जो एक 86वां संविधान संशोधन होता है, इस 86वें संविधान संशोधन के तहत ये बताया जाता है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसको अगर हम देखेंगे मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में भी इसका जिक्र मिलता है। 21A के अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के समस्त बालकों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। अब ये संविधान में तो दे दिया गया कि अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। जब ये संविधान में वर्णित हो गया तो संविधान को लागू कराने की जिम्मेदारी किसके पास है। अगर जिम्मेदारी को देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर जो भी संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं सारी चीज़ें संविधान के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अब हम एक छोटे से बालक को लेते हैं कि जैसे एक छोटा सा बालक अगर आपके गाँव में रह रहा है, अगर वो पढ़ाई नहीं किया तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। अगर देखा जाए तो जो छोटा सा बालक है अगर एक गांव में रह रहा है, अगर वो पढ़ाई नहीं किया तो आखिर उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर वो पढ़ाई नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में तो लिखा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के समस्त बालकों को अनिवार्य रूप से और निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन अगर बालक ने शिक्षा नहीं ग्रहण किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है संविधान के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं। और अगर संविधान के खिलाफ ये कार्य हुआ तो इसमें हस्तक्षेप कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा कि आखिर ये जो है संविधान के खिलाफ जा रहा है कि बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट जो है तुरंत जो है क्या करेगी, केंद्र सरकार को फटकार लगाएगी। केंद्र सरकार को जवाब तलब मांगे कि आखिर ये बच्चा पढ़ा क्यों नहीं, जब संविधान में ये नियम है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के समस्त बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा दी जाए, तो आखिर ये बच्चा पढ़ा क्यों नहीं। तो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना देगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाती है
तो यहाँ से अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं अब जाके जिम्मेदारी आ जाती है केंद्र सरकार के ऊपर कि आखिर वो बच्चा पढ़ा क्यों नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि केंद्र सरकार के ऊपर अब ये जिम्मेदारी हो गई कि हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी निभाएगा तो कौन? केंद्र सरकार। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार क्या करे। तो केंद्र सरकार जैसे क्या है कि अगर कोई भी चीज़ की समस्या है तो केंद्र सरकार बताएगी ना कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जब देखा जा रहा था कि आखिर बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे पता चला कि अच्छा गार्जियन जो है फीस उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। तो इसलिए जो केंद्र सरकार है वो कई जो है सरकारी संस्थान को भी खोला, जिससे जो है बच्चे जो है निःशुल्क रूप से पढ़ सकें। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर केंद्र सरकार किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासक की भूमिका निभा रही है। तो अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी नवयुवक हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ही अंडर में आते हैं। और केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि भारत के जितने भी युवक हैं उनको एक सही दिशा में दिया जाए। तो केंद्र सरकार को भी पता है कि अगर हमें सही दिशा में देना है तो शिक्षा को बेहतरीन करना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने अगर जो है केंद्र सरकार को देखा जाए तो केंद्र सरकार विचार करेगी क्यों ना हम अपने बालक को इस प्रकार से की शिक्षा दें जिससे वो कई कार्य कर सकें। जैसे जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी भी ख़त्म की जा सके। तो जैसे सरकार ने एक योजना बनाई कि हम कुछ ऐसा करने चल रहे हैं जिससे जो नवयुवक हैं उनको रोजगार भी मिल जाएगा, उनको शिक्षा भी मिल जाएगी। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई। तो सबसे पहले जो भी केंद्र सरकार होगी अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले वो योजना बनाएगी, अपने दिमाग में ये सोचेगी कि आखिर हम किस प्रकार से करें, जो है बालकों को क्या चीज़ प्रोवाइड करा दें। तो अब ये केंद्र सरकार ने एक योजना बनाया। अब जब योजना बन गई है तो जाहिर सी बात है इस योजना को कार्यरूप देना होगा कि आखिर इस योजना को लागू कैसे किया जाए। तो लागू करने के लिए क्या करेगी सरकार, जो है एक आयोग का गठन करेगी या समिति का गठन करेगी। और ये आयोग और समिति का काम क्या होगा कि आप विद्यालय में जाइए और विद्यालय में इस चीज़ों को देखने का शुरू करिए कि आखिर हम कैसे कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर दें। जैसे अगर देखा जाए हम ये सोच रहे हैं कि जितने बालक हैं उनको हम थोड़ा सा, कुछ बालक ऐसे हों जिनको हम फ्रिज बनाना सिखा दें, कुछ बालक ऐसे हों जिनको हम टीवी बनाना सिखा दें, कुछ बालक ऐसे हों जिनको हम जो है सिलाई करना सिखा दें, बुनाई करना सिखा दें। तो इसके लिए तो ऐसे तो संभव नहीं है। सरकार ने तो योजना बना ली कि अच्छा हाँ अगर इस हिसाब से हो जाए तो बच्चे जो है जो बड़े होकर के रोजगार स्वयं कर लेंगे। कुछ लोगों को हम मैकेनिक क्षेत्र में भेज देंगे, कुछ लोगों को साइंस के क्षेत्र में भेज देंगे। तो ये सरकार ने योजना तो बना लिया, लेकिन इसको कार्य रूप कैसे दिया जाएगा। तो सरकार एक आयोग का, एक समिति का गठन करेगी और उस आयोग या समिति से बताएगी कि हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों में ये परिवर्तन हो जिससे जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कम हो सके। तो यहाँ पे आयोग क्या का काम है कि आयोग विद्यालय में जाएगा, वहाँ पे देखेगा कैसे किसी भी चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे अगर विद्यालय में अगर देखा जाए तो छोटे लेवल से लगा दिया, अब हमको फ्रिज बनाना सिखाना है तो पहले क्या किए, फ्रिज विद्यालय में प्रोवाइड कराना है। तो ये जो समिति है ये समिति इस बात को निर्धारित करेगी कि आखिर जो सरकार सोच रही है उसको लागू कैसे किया जाए, आखिर क्या क्या हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा विद्यालयों को और किस हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। तो आयोग सब चीज़ को निर्धारित करेगा और निर्धारित करने के बाद एक संगठन बना देगा। संगठन का जैसे बेसिकली मतलब ये है कि जैसे एक संगठन बना दिया कि ये संगठन है, यहाँ पे आप आइए तो यहाँ पे आपको जो है सिखाया जाएगा, फ्रिज बनाना सिखाया जाएगा। ये एक अलग संगठन है। यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पर आपको जो मैकेनिक के क्षेत्र में बताया जाएगा। यहाँ पे चले जाइए, आपको यहाँ पे टीवी बनाने के बारे में बताया जाएगा। ये अलग संगठन है। यहाँ पे जाएंगे तो बुनाई के क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो आयोग थी, जो समिति थी, उसने क्या किया, कई संगठन खुलवा दिए। केंद्र सरकार से बात किया और केंद्र सरकार से कह के कई संगठन खुलवा दिए। अब वो संगठन का काम क्या होगा कि बच्चों को उस क्षेत्र में जो है शिक्षा दी जाए। तो अब जब जो संगठन है वो बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दे, अब जब बच्चे शिक्षा पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये जो संगठन है, इस संगठन पर जो भी खर्च आ रहा है, जो भी भार आ रहा है, उसको वाहन कर रही है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, इनको निर्देश देगी कि अच्छा आप फ्रिज बनाना सिखा रहे हैं तो इस तरह से बनाना बताइए, इस माध्यम से बनाना बताइए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो निर्देश जब दे रही है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि केंद्र सरकार जो है, अगर हम देखेंगे तो वो नियंत्रण की भूमिका निभा रही है। और नियंत्रण किस पर करेगी, जो है संगठन पर नियंत्रण करेगी और नियंत्रण के माध्यम से ही वो बताएगी कि इस हिसाब से यहाँ पर ये शिक्षा दी जाए, कितनी शिक्षा दी जाए, किसको कितना दिया जाए और कौन कौन से शिक्षा दिया जाए। सारी कुछ अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये नियंत्रण की भूमिका निभा रहा है।
तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि आखिर केंद्र सरकार का जो है शिक्षा के क्षेत्र में या माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो बेसिकली सबसे पहले केंद्र सरकार ने योजना बनाया। और योजना बनानी क्यों पड़ी, कि आखिर इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ऊपर बैठा था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो है सारी चीज़ें आप व्यवस्थित करिए, तो व्यवस्थित करने का काम केंद्र सरकार का है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो सारी चीज़ें क्रमवाइज चलती चलेगी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो हायर एजुकेशन है, इसके लिए जो है केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय खोल रखे हैं। तो विश्वविद्यालय खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी केंद्र सरकार को, आखिर जो प्राइवेट संस्थान हैं वो अपना चलाएं, या राज्य सरकारें हैं वो चलाएं, या स्थानीय निकाय वाले हैं वो सब चलाएं। लेकिन आखिर जो सरकार क्यों चलाए, अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार इसको क्यों चलाए, तो केंद्र सरकार की यहाँ पर मजबूरी बन जाती है। जैसे कुछ बच्चे अगर ये कह दें कि हमारे पास पैसा ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो इसी सब के लिए जो है मतलब देखा जाए तो विद्यालय का निर्माण कराया गया है। तो यहाँ पर जितने विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाता है ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। विश्वविद्यालय जो भी चलाए जाएंगे वो केंद्र सरकार के, या कुछ मैकेनिकल की चीज़ें भी खोली गई हैं या कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं, वो सबकी जिम्मेदारी इस पर जो भी खर्च आएगा वो केंद्र सरकार निर्भर करेगा। तो बेसिकली अब हम समझ चुके हैं कि आखिर ये जो है केंद्र सरकार का और ये शिक्षा से संबंध किस प्रकार से जुड़ता है और कैसे चीज़ें चलती हैं। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब यहाँ पर देखिए जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि आखिर जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में संघीय सरकार के लिए सलाहकारी निकाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आखिर जो केंद्र सरकार है वो सरकार तो स्वयं आके देखेगी नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे कार्य होते हैं, तो इतना तो उसके पास फुर्सत नहीं कि वो स्वयं आकर के चीज़ों को देख सके। तो इसके लिए क्या करेगी, एक सलाहकारी निकाय को निर्धारित कर देगी कि वो सलाहकारी निकाय जो होगा वो सभी चीज़ों को देखेगा और देखने के बाद सारी रिपोर्ट जो है सरकार को देगा। तो इसीलिए हम जो है अब हम पढ़ लेते हैं कि आखिर ये जो केंद्रीय सलाहकार परिषद है ये क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में संघीय सरकार के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये जो सलाहकार निकाय है, सलाहकार निकाय के बारे में समझते हैं। तो केंद्र सरकार के लिए एक सलाहकार परिषद की स्थापना की गई है जो केंद्र सरकार को ये सलाह देगी कि आखिर किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए जिससे अधिगम प्रक्रिया में तेजी लाया जा सके। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो 1921 में देखा जाए तो केंद्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है 1921 में जो है। अब 1921 में अगर देखेंगे तो केंद्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना होती है, लेकिन फिर 1923 में इस परिषद को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा फिर से देखेंगे तो हर्टग समिति की सिफारिश पर देखेंगे 1935 में फिर से इसको जो है शुरू किया जाता है केंद्रीय सलाहकार परिषद को। अब हम देख लेते हैं कि आखिर केंद्रीय सलाहकार ये जो परिषद है, आखिर इस परिषद में सदस्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से सदस्य काम करते हैं। तो जो पहला काम होगा वो पहला जो होगा वो शिक्षा मंत्री होगा। नंबर एक बात तो ये है कि इसमें एक शिक्षा मंत्री होगा, और शिक्षा मंत्री के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो 15 लोग और सदस्य भेजे जाएंगे, और ये 15 सदस्य भारत सरकार की तरफ से मनोनीत करके भेज दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखिए एक शिक्षा मंत्री हो गया, इसके अलावा देखेंगे तो 15 सदस्य हो गए। ये 15 सदस्य आ कहाँ से रहे हैं, मनोनीत करके आ रहे हैं। मनोनीत कर कौन रहा है, भारत सरकार कर रहा है। इसके अलावा 5 सदस्य संसद के भी होते हैं। संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के होंगे। तो लोकसभा में अगर देखा जाए तो अधिक लोग होते हैं तो लोकसभा से 3 लोग, और राज्यसभा में कम लोग होते हैं तो राज्यसभा से 2 लोगों को यहाँ पर चयन किया जाता है। तो केंद्रीय सलाहकार परिषद को आखिर बनने में कितने लोग लग रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक शिक्षा मंत्री है, इसके अलावा देखा 15 मनोनीत सदस्य हैं जिनको भारत सरकार ने मनोनीत करके भेज दिया है। 5 सदस्य संसद के हैं जिसमें से 3 सदस्य जो है लोकसभा के हैं और 2 सदस्य राज्यसभा के हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद से भी 2 सदस्य जाते हैं। और जो विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय अपने तरफ से एक सदस्य को भेजता है कि हाँ हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा, सभी विश्वविद्यालय का वो प्रतिनिधित्व करता है। तो विश्वविद्यालय की तरफ से 1 लोगों को भेजा जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का यहाँ पर मतलब यहाँ देखिए यहाँ शिक्षा मंत्री हम देखें, लेकिन यहाँ फिर से जो ये जो शिक्षा मंत्री हैं ये राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। मतलब हर एक राज्य का जो शिक्षा मंत्री होगा वो केंद्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य होगा। तो ये शिक्षा मंत्री हो गए, तथा मंडल सचिव, जितने भी मंडल हैं उस मंडल के जो सचिव हैं सभी जो है इस केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य होंगे। इसके अलावा जो है शिक्षा परामर्शदाता, जो शिक्षा के क्षेत्र में परामर्श देने के लिए लोग हैं, जो केंद्र सरकार के पास सलाहकार लोग हैं कि जो उनको सलाह देते हैं,
तो ये उनके जो सदस्य होंगी वो भी जो है केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य होंगे। तो इस हिसाब से हमने देखा कि आखिर केंद्रीय सलाहकार परिषद का निर्माण कैसे हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1921 में 1921 में जो है केंद्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है। फिर जो है 23 में इसको बंद कर दिया जाता है। फिर 1935 में फिर से इसको शुरू किया जाता है। इसमें एक शिक्षा मंत्री होता है, 15 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 5 संसद होते हैं जिसमें 3 लोकसभा के होते हैं, 2 राज्यसभा के। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद से 2 सदस्य आते हैं। विश्वविद्यालय अपनी तरफ से मनोनीत करके 1 लोगों को भेज देता है। सभी राज्य के शिक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं और मंडल सचिव भी शामिल होते हैं, जितने मंडल होते हैं, और इसके अलावा शिक्षा परामर्शदाता शामिल होते हैं। तो ये रहा जो है केंद्रीय सलाहकार परिषद की हम देखें तो रूपरेखा। केंद्रीय सलाहकार परिषद बनी कैसे। अब जब केंद्रीय सलाहकार परिषद बन गई है तो आखिर इसका काम क्या है, इसके काम को भी समझ लेते हैं। अगर इसके काम को देखा जाए तो इसके काम में बेसिकली काम ये होता है कि आप विद्यालय में जाइए, विद्यालय में जो भी कमियां आपको दिख रही हैं तो इन कमियों को एकत्र करिए और इस कमियों पर एक नया अपना ओवरव्यू निकाल के जो है विद्यालय को प्रोवाइड करिए कि आप ये सुधार कीजिए, जिससे बालकों में अधिगम प्रक्रिया तेज़ी से हो सके। मतलब देखा जाए तो बालकों में अधिगम प्रक्रिया तेज़ी से करने के लिए ये जो है केंद्रीय सलाहकार परिषद विद्यालयों को जो है सलाह देती है। हर एक विद्यालय के पास अगर कोई समस्या है तो वो विद्यालय क्या करेगा, अपनी समस्या को केंद्रीय सलाहकार परिषद के पास भेज देगा। केंद्रीय सलाहकार परिषद क्या करेगी, उस समस्या का अध्ययन करके उसका एक सल्यूशन, एक उपयुक्त सल्यूशन दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा जो है कि आखिर इसको हम पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न उठाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा, हमसे कह रहा कि शिक्षा के राज्य के विभाग के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पर समझिए जरा, हमसे पूछ ये रहा है कि जो शिक्षा है वो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की क्या भूमिका है, उसके बारे में हमें वर्णन करने की बात कहा गया है। तो हमने केंद्र सरकार के बारे में तो देख लिया, अब हम यह समझेंगे राज्य सरकार के बारे में। जब हम केंद्र सरकार के बारे में देख रहे थे तो उस समय हमने देखा कि एक बालक था जो नहीं पढ़ पाया था और उसके लिए क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट थी वो केंद्र सरकार को फटकार लगाई। तो अब केंद्र सरकार ने अपनी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से शुरू किया। अब इसके साथ साथ देखते हैं जब ये केंद्र सरकार सारी चीज़ें शुरू की तो इसके साथ साथ केंद्र सरकार क्या करेगा, जो संबंधित राज्य का, जिस राज्य का व्यक्ति है, तो केंद्र सरकार उस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं तो उस मुख्यमंत्री से जो है उनसे जो है मिलेगा, कि उनसे पूछेगा, उनको जवाब तलब करेगा कि आखिर तुम्हारे प्रदेश में आखिर बच्चे ने पढ़ा क्यों नहीं। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो अब कहीं ना कहीं अब ये जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ने की जो जिम्मेदारी थी वो राज्य सरकार के ऊपर आ गई। राज्य सरकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आखिर बच्चा आपके यहाँ से पढ़ा क्यों नहीं। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो राज्य सरकार ने इसके लिए अलग अलग प्रावधान किए हैं, जिसके लिए वो अलग अलग विद्यालय खोले हैं जिसमें आप जा कर के निःशुल्क रूप से पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बेसिकली हमें बस यही लिखना है कि राज्य सरकार किस हिसाब से काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। तो राज्य सरकार को अगर देखेंगे तो जो भी नियुक्ति हो रही है वो राज्य सरकार ही नियुक्त कर रही है शिक्षकों की, अलग से शिक्षा के जो नियुक्ति हो रही है वो राज्य सरकार कर रही है। तो यहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की क्या काम है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ राज्य सरकार के कार्यों को यहाँ पर हमें देखना है। तो ये इस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ से आपको मिल जाएगा आइडिया कि जैसे क्या है कि राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती कर रही है। तो राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती कर रही है, उनको वेतन प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए कर रही है कि आप आके निःशुल्क में पढ़ लीजिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आप ये कह के निकल गए कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगी और सुप्रीम कोर्ट जब जो है केंद्र सरकार को फटकार लगाएगी तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर भड़क उठेगा। तो इसलिए राज्य सरकार भी अपने स्तर पर भी काम कर रही है। तो इस हिसाब से अगर हम एक चीज़ और भी समझ लें कि जो शिक्षा है वो सिर्फ जो है राज्य सूची का, मतलब केंद्र सूची का विषय नहीं है, वो राज्य सूची का भी विषय है। मतलब शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। मतलब यहाँ से अगर हम समझें तो यहाँ पर राज्य सरकार भी इस पर कानून बनाएगी। तो बेसिकली ये रहा, इस पे जो है हम थोड़ा बहुत इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमसे पूछ रहा है कि शिक्षा में स्थानीय निकाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थानीय निकाय हैं इनका क्या महत्व, क्या योगदान है, इसका हमें वर्णन करने की बात है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला स्थानीय निकाय की बात है वो नगर पालिका को। थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि जैसे अगर एक बालक ने नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है कि वो संविधान की अवहेलना किया, और जब संविधान की अवहेलना किया तो संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी।
अब केंद्र सरकार को जब फटकार पड़ी तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर भड़क पड़ी। अब जब राज्य सरकार के ऊपर भड़की तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार नगर पालिका जो है नगर पालिका के ऊपर भड़क उठेगी। अगर बालक जो है नगर का है, जो बालक शिक्षा नहीं ग्रहण किया है, अगर वो नगर से बिलोंग करता है तो नगर पालिका के ऊपर भड़क उठेगी। और अगर बालक ग्रामीण इलाके से जो है देखेंगे गांव से संबंध रखता है तो जो है जिला बोर्ड या जिला परिषद के ऊपर जो है सरकार भड़क उठेगी कि आखिर बच्चा जो है पढ़ा क्यों नहीं। तो यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये जो नगर पालिका है या जिला बोर्ड परिषद है, क्या ये इनका काम क्या है, कि आखिर ये शिक्षा में किस प्रकार से योगदान करते हैं। तो नगर पालिका वाले क्या आखिर के शिक्षा देते हैं या जो है जिला परिषद बोर्ड वाले आकर के शिक्षा देते हैं, आखिर ये शिक्षा में किस तरह से इन्वॉल्व हैं, इनको हम समझते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने देखा कि जब इनको राज्य सरकार ने आके फटकार लगाया नगर पालिका को, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा अब इनके ऊपर भी इनकी जिम्मेदारी बन गई। और यहाँ जिला परिषद बोर्ड के ऊपर भी फटकार लगाया तो जिला परिषद बोर्ड की जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन गई। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब समझिए कि जो नगर पालिका होती है वो बच्चों को आके पढ़ाती नहीं है, और ना ही जिला परिषद बोर्ड जो है वो बच्चों को जाके पढ़ाता है या बच्चों का एडमिशन कराता है, बल्कि इनका ये कार्य होता है कि ये जो विद्यालय चल रहे हैं उस विद्यालय के लिए फंड की व्यवस्था कर दिया जाए, कुछ फंड दे दिया जाए जिससे विद्यालय सुचारू रूप से चलने लगे, या विद्यालय में कुछ चीज़ें व्यवस्थित नहीं है तो उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, या विद्यालय में कुछ नहीं है जैसे जलपान की व्यवस्था नहीं है तो एक नल लगा हुआ तो वहाँ पे एक मोटर डलवा दिए। तो ये सब इनका काम है कि यहाँ पर ये जो है आर्थिक रूप से विद्यालय को मदद कर देते हैं नगर पालिका वाले और ये जिला बोर्ड परिषद वाले। तो शिक्षा में स्थानीय निकाय की भूमिका का वर्णन करने की बात कहा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो शिक्षा में स्थानीय निकाय की भूमिका का वर्णन होता है, तो यहाँ पर जो स्थानीय निकाय के रूप में हमने नगर पालिका को देखा, जिला बोर्ड को या जिला परिषद को देखा, ये लोग कभी पढ़ाते नहीं हैं, ये बल्कि विद्यालय की मदद करते हैं, वो भी आर्थिक रूप से। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि एक विद्यालय के मुख्य अध्यापक के हमको गुण बता दीजिए तथा उनकी योग्यताओं को बता दीजिए। मतलब मुख्य अध्यापक मतलब ये है कि विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उन प्रिंसिपल के अंदर क्या गुण होने चाहिए तथा क्या योग्यता होनी चाहिए, उसी को हमसे पूछ रहा है। इसके अलावा हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि जो है ये करते हुए विद्यालय के मुख्य अध्यापक की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कर दीजिए। मतलब जो मुख्य अध्यापक है, प्रिंसिपल हैं, उनको विद्यालय को किस प्रकार से चलाना चाहिए, इसके बारे में हमसे पूछा है। हमसे इसके बारे में पूछा है कि प्रशासक के रूप में मुख्य अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। जैसे जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं प्रशासक की भूमिका निभाता है विद्यालय में, तो आखिर जो विद्यालय के जो प्रशासक की भूमिका निभा रहा है तो किस प्रकार से वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है या किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए उसको। तो इस बेसिकली यहाँ पर हम यही सब चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर देखा जाए जो मुख्य अध्यापक होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि वो खुद एक टीचर रह चुके हों, पहले से वो एक टीचर रहे हों, बाद में ही उनको प्रिंसिपल बनाया जाए। मतलब बिना किसी को, अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रिंसिपल बना देंगे जो पहले टीचर्स ही नहीं थे, डायरेक्ट वो प्रिंसिपल बन गए, तो वो सीधे अगर देखा जाए तो सही रूप से मैनेज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। क्योंकि जब वो अगर वो टीचर रहेंगे, टीचर होने के बाद प्रिंसिपल बनेंगे, तब उनको पता होगा कि आखिर एक टीचर क्या सोचता है। अगर वैसे ही बना दिया जाएगा तो ये सिर्फ जो है विद्यालय में पहुंचकर डिक्टेटरशिप अपना लेंगे, तानाशाही रवैया अपनाएंगे कि विद्यालय में कौन कितना देर से आया सैलरी कट, ये हुआ, ड्रेस में क्यों नहीं आई, ये मतलब अगर देखा जाएगा तो पूरी तरह से तानाशाही रवैया चलेगा। 1 मिनट देर हुआ, 1 मिनट क्यों देर हुआ, उसके लिए अलग से फटकार लगाना शुरू कर दिए। मतलब इसीलिए कहा गया कि जो प्रिंसिपल होगा वो पहले वो एक शिक्षक हो, पहले वो एक अध्यापक हो। जब वो अध्यापक होगा, किसी विद्यालय में जा रहा होगा पढ़ाने के लिए, तो इन सभी चीज़ों को वो समझेगा कि आखिर जो भी अगर मतलब किसी भी विद्यालय में डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तो ये इसलिए तो पहली मतलब इसकी योग्यता जो अगर हम देखें तो योग्यता ये होनी चाहिए कि जो भी प्रिंसिपल बने, पहली बात तो वो एक टीचर होना चाहिए। इसके अलावा इसकी योग्यता ये भी होनी चाहिए कि जितने भी अध्यापक उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उस अध्यापक से अधिक जानकार व्यक्ति होना चाहिए। मतलब विद्यालय में जितने भी अध्यापक टीचर टीचिंग कर रहे हैं, उन टीचर्स से अधिक जानकारी होनी चाहिए प्रिंसिपल के पास। क्योंकि अगर हमारा टीचर उसको ज़्यादा जानकारी है, नॉलेज उसको ज़्यादा है, प्रिंसिपल को कम है, तो कहीं ना कहीं ये जो सम्मान की भूमिका है ये कहीं ना कहीं टूट जाती है। क्योंकि सम्मान उसी का होता है जिसके पास शिक्षा ज़्यादा होती है। तो प्रिंसिपल, अगर वो प्रिंसिपल है
तो उसके पास उतना शिक्षा होनी चाहिए कि जो उसके अंडर में टीचर्स काम कर रहे हैं वो उनका सम्मान कर सकें, उनको लगे नहीं हमारा जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा जानकार है, एक विद्वान होना चाहिए। मतलब कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल हैं उनको एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, वो चीज़ों को आसानी से समझ सकें। इसके अलावा देखा जाए तो इनको टीचर्स का विरोध ही नहीं होना चाहिए कि ये पता चले अपने ही टीचर पर भड़के पड़े हैं, क्योंकि अगर प्रिंसिपल टीचर पे ही भड़क जाएंगे तो क्या होगा, तो जो है जो टीचर्स होंगे वही जो है विद्यालय का दुष्प्रचार करना शुरू कर देंगे, वो खुद ही विद्यालय को छोड़ भी देंगे और साथ ही साथ छोड़ने के साथ साथ विद्यालय का दुष्प्रचार भी होगा, मतलब अंततः विद्यालय टूट ही जाएगा निश्चित रूप से। तो यहाँ पर ये भी हम समझेंगे कि ये भी योग्यता होनी चाहिए कि आखिर जो प्रिंसिपल बने वो सभी शिक्षकों से, जितने भी टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा विद्वान होना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा इनके गुण को देख लेते हैं कि आखिर जो प्रिंसिपल होते हैं उनके गुण क्या होने चाहिए। तो पहली बात तो इनको देखा जाए तो वो जो है कभी भी डिक्टेटरशिप में आकर के काम नहीं करना चाहिए, तानाशाही रवैया कभी नहीं अपनाना चाहिए इनको, क्योंकि जैसे ही तानाशाही रवैया अपनाना शुरू किए तुरंत सारे टीचर्स इनके खिलाफ हो जाएंगे और इस स्थिति में टीचर्स स्वयं या तो विद्यालय छोड़ देंगे या तो इनको ही विद्यालय से बाहर करवा देंगे। तो अगर टीचर स्वयं विद्यालय छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो विद्यालय जब छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है दुष्प्रचार करना शुरू कर देंगे। टीचर्स ही बताएंगे कि इस विद्यालय में काफ़ी ज़्यादा तानाशाही रवैया है, यहाँ पे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और जो भी टीचर्स हैं इस समय में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं ट्यूशन या कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो जो बच्चे उनके टच में आएंगे उनको तथा उनके गार्जियंस को ये बताएंगे कि इस विद्यालय में आपको नहीं जाना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो सभी अध्यापक को मिलाकर काम कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर तानाशाही रवैया होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अलावा देखा जाए कि जैसे अगर कोई भी टीचर से गलती होती है तो प्रिंसिपल को ये चाहिए कि आप उसको आराम से बुला के अपने केबिन में जो है वहाँ पर चीज़ों को आराम से समझा दीजिए, क्योंकि अगर आपने वहीं शुरू कर दिया, देखा टीचर्स गलती कर रहा तो वहीं शुरू कर दिए भड़कना टीचर्स के ऊपर, तो टीचर्स भी देखा जाए तो वहाँ पे एक रिस्पेक्टिव पर्सन होता है, तो वहाँ पर उसके ऊपर भी ऐसे इस प्रकार से भड़कना नहीं चाहिए। मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए वो बहुत ही सरल स्वभाव का होना चाहिए, चीज़ों को आसानी से मैनेज करने वाला हो। तो ये रहा प्रिंसिपल के हम थोड़ा सा गुण तथा उनकी थोड़ा सा योग्यता के बारे में हम समझ गए। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से विद्यालय का प्रशासन करते हैं। तो विद्यालय का प्रशासन करने में अगर देखा जाए तो जितना महत्वपूर्ण भूमिका प्रिंसिपल का निभाता है, उसके साथ साथ अगर टीचर्स भी रहेंगे, टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा तभी वो प्रशासक की भूमिका निभा पाएंगे। अगर टीचर्स का सपोर्ट नहीं मिला तो जो है देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो जो प्रशासक के रूप में अगर देखा जाएगा तो जो पहले बात जो टीचर हैं, टीचर्स को अगर हम देखें तो जो क्लास में बच्चे हैं ये उनके सामने के अगर जो है देखा जाए तो ये उनके राजा हैं। लेकिन ये देखा जाए जो प्रिंसिपल होते हैं ये सभी टीचर्स को मैनेज करते हैं, इसका मतलब ये राजाओं के भी राजा होते हैं। तो इसलिए अगर हम समझें तो इनको जो है इस हिसाब से ही जो है प्रशासन चलना चाहिए। जब भी विद्यालय में कोई भी नियम या कानून, कोई भी अतिरिक्त चीज़ें जोड़ी जा रही हैं तो इसके लिए इनके पास ज़रूरी ये है कि सभी टीचर्स की मीटिंग बुलवाया जाए, जिसमें ये चीज़ें सामने रखी जाएँ कि हम इस विद्यालय में ये परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, जिससे जो है अधिगम प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी। तो वहाँ पर विद्यालय के जो टीचर्स होंगे उस विषय में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि जब उनकी राय अगर पॉजिटिव रहेगी तभी वो चीज़ें सक्सेस हो जाएंगी, अन्यथा वो जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल हैं वो सारी चीज़ों को देखेंगे विद्यालय में आखिर क्या कमी है, किस प्रकार से विद्यालय को और अच्छा ले जाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो है सभी चीज़ें जो है वो जो है जब जान जाएंगी तो उसको टीचर्स के सामने रखेंगी कि हम ये चाह रहे हैं कि ये परिवर्तन हो, और वो इसके फेवर में बताएंगे कि इसलिए होना चाहिए, और फिर टीचर्स भी उस पर जो है अपना कमेंट देंगे। अगर टीचर्स के कमेंट जो है पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं हाँ होना ही चाहिए तो होना ही चाहिए, और अगर नहीं आ रहे हैं सभी टीचर्स उसके विरोध में हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल को पीछे हटना भी आना चाहिए कि वो ये ना समझे कि अच्छा अब हम टीचर्स हैं, टीचर से तो पीछे नहीं हट सकते, अब लगवा के नियम ही छोड़ेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें ऐसा प्रिंसिपल चाहिए जो इन सभी चीज़ों को समझ सके। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल के कुछ हमने देखा गुण देखा, कुछ योग्यता देखा, हमने देखा विद्यालय को किस प्रकार से चलाना चाहिए। जो अगर देखा जाए जो गार्जियंस विद्यालय में आ रहे हैं, बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, आप पहली बात तो प्रिंसिपल होने के नाते आपको उनसे एक सौहृदयपूर्वक बात करना चाहिए, हृदय से बात करना चाहिए, बहुत ही नम्रतापूर्वक, जिससे जो गार्जियन है उसको भी लगे कि हाँ यहाँ का प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, जो है बहुत अच्छे से बात किया, जो भी समस्याएँ थी उनको आराम से सुनिए, फिर बाद में उसको सॉल्व करिएगा, लेकिन जो है सुनना जो है बहुत ही आसानी से होना चाहिए।
तो ये सब काफ़ी कुछ चीज़ें जो है होनी चाहिए, तभी अगर देखा जाएगा तो विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए प्रिंसिपल का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। क्योंकि अगर प्रिंसिपल नहीं होगा तो टीचर्स जो है अपना अलग अलग शुरू कर देंगे, कोई कब आ रहा है किसी को कोई पता ही नहीं है, मतलब सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। एक प्रिंसिपल का एक विद्यालय में होना बहुत ही आवश्यक है, तो लेकिन आवश्यकता के साथ साथ वो सबको मैनेज करके चलने वाला ही प्रिंसिपल होना चाहिए। तो ये रहा प्रिंसिपल के बारे में। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से किए जाते हैं, सिद्धांत क्या है, विशेषताएं क्या है, काफ़ी प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है विद्यालय प्रबंधन से। तो हम बेसिकली ये समझ लेते हैं कि आखिर विद्यालय प्रबंधन होता क्या है और फिर उसी के अनुसार अपने आप जो है चीज़ों को जो है उसमें लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये विद्यालय प्रबंधन है क्या। तो विद्यालय प्रबंधन का बेसिकली मतलब ये है कि विद्यालय को किस प्रकार से प्रबंधित किया जाए कि वहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था हो जाए। जैसे विद्यालय में अगर हर एक टीचर की व्यवस्था हो गई तो ये विद्यालय का प्रबंधन है कि जिस हिसाब से सभी टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा विद्यालय में अगर सभी कुर्सियों की व्यवस्था कर दी जाए, मतलब विद्यालय में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है अगर उन सभी चीज़ों को ला करके एकत्रित कर दिया जाए, रख दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तो वही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। तो जैसे हम देख लेते हैं कि आखिर विद्यालय में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे विद्यालय में एक पहली बात तो टीचर्स होने चाहिए, प्रिंसिपल होने चाहिए, जो बाबू होते हैं वो होने चाहिए, जो चपरासी हैं वो होने चाहिए, इसके साथ फर्नीचर होना चाहिए बच्चों के बैठने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो बच्चों के खेल कूद के लिए कुछ व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें जो भी विद्यालय से प्रबंधन करने के लिए, मतलब विद्यालय को चलाने के लिए जिन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसी को हम विद्यालय प्रबंधन कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसकी आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता तो है ही नहीं। आवश्यकता को अगर हम देखेंगे तो भाई अगर टीचर्स प्रबंधन में टीचर्स को भी तो लाया गया, अगर टीचर्स नहीं होंगे तो विद्यालय कहाँ से चलेगा। प्रिंसिपल नहीं होंगे तो टीचर्स अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे, बिखर जाएंगे। फर्नीचर नहीं होगा तो बच्चे बैठेंगे क्या। तो यही सब तो इसकी विशेषता है, अगर देखेंगे तो यही हमारा उद्देश्य बन जाता है। तो विद्यालय प्रबंधन से अगर हम समझें तो यहाँ पर हमें इसे देखेंगे तो इसी दिशा में लिखना शुरू करना है कि आखिर विद्यालय में जो जो चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, जो जो चीज़ें विद्यालय में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें विद्यालय प्रबंधन के तहत ही आती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो विद्यालय को देखा जाए तो एक तो प्रिंसिपल था जो विद्यालय में विद्यालय को चला रहा था। विद्यालय को चलाने के साथ साथ प्रिंसिपल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक प्रबंधक भी होता है। तो प्रबंधक की यहाँ पर क्या भूमिका होती है इसको भी अगर हम समझें, इसी के साथ समझ लेते हैं। तो प्रबंधक क्या होता है कि प्रबंधक जो है कभी ऐसा देखने को हमें मिलता है कि प्रबंधक उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ना तो उतना ही वो ज्ञानवान है। वो बस क्या किया, पैसा लगा दिया, पैसा लगाने के बाद विद्यालय ओपन करा दिया, विद्यालय ओपन कराने के बाद वहाँ पर विद्यालय चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में विद्यालय जो है किस हिसाब से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, क्योंकि क्या है कि प्रिंसिपल अपना दबाव जो है टीचर्स के ऊपर बनाएंगे। अब पता चला टीचर्स क्या किए, यहाँ पे आकर के जो है प्रबंधक से मिल लिए कि ये ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आपस में ही कंट्राडिक्ट करने लगेंगी। तो ऐसी स्थिति में मैनेज करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए प्रबंधक की सबसे अच्छी ज़रूरत ये होती है कि वो एक अच्छे प्रिंसिपल का चुनाव कर सके। एक अच्छे प्रिंसिपल का चुनाव करने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो खुद से या तो वो अच्छों का, क्योंकि जैसे अगर देखें अगर वो प्रबंधक जो है उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो प्रिंसिपल को कैसे समझ पाएगा कि ये अच्छा प्रिंसिपल है क्या नहीं है। तो इसके लिए उसके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि वो किसी भी विद्यालय में चला जाए, वहाँ से बच्चों से पूछ ले कि आखिर यहाँ पर कौन सा टीचर है जो सबसे बेहतरीन है। तो अगर जिस टीचर को लड़के रिकमेंड कर देंगे उस टीचर्स के बारे में वहाँ के जो विद्यालय है उस विद्यालय के कुछ और टीचर से बात कर लीजिए कि आखिर ये जो आपके साथ टीचर पढ़ाता है इसकी क्या क्वालिटी है। तो अगर वो उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए परफेक्ट होगा। तो यहाँ से हम देखें कि आखिर विद्यालय प्रबंधन किस हिसाब से चलाया जाता है। अब इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो हमसे पूछा कि विद्यालय समय सारणी से आप क्या समझते हैं, मतलब विद्यालय में जो समय सारणी बनाई जाती है उस समय सारणी से आप समझते क्या हैं। इसके साथ साथ हमसे पूछा कि विद्यालय समय सारणी का उद्देश्य क्या होता है तथा महत्व क्या होता है, मतलब जो विद्यालय में समय सारणी बनाया जाता है उस समय सारणी बनाने का उद्देश्य क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है। पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर ये विद्यालय समय सारणी होती क्या है। तो जैसे अगर देखिए विद्यालय में जो क्लास चलते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड चल रहा है, फर्स्ट के बाद सेकंड पीरियड, सेकंड के बाद थर्ड पीरियड, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से समय के अनुसार डिवाइड किया रहता है। तो ये जो डिवाइडेशन हमको देखने को मिलता है इसी को विद्यालय समय सारणी कहा जाता है। जैसे फोर्थ पीरियड चला उसके बाद लंच हो रहा है, फिर चल रहा है आगे की क्लासें। मतलब अब ये जो है जो भी क्लास मतलब विद्यालय को चलाने के लिए जो इस तरह के बीच बीच में बेल जो है बजाए जाते हैं वही विद्यालय समय सारणी कहलाता है। अब इसको अलावा हम थोड़ा सा
इसके महत्व की भी देख लेते हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है तथा इसका महत्व क्या होता है। जैसे क्या है कि अगर आप समय समय पे बेल लग रही है, मतलब क्या था कि जैसे फर्स्ट पीरियड शुरू हुआ, मैथ आपने पढ़ा, पता चला आधा घंटा आपने पढ़ा, तुरंत फिर बेल लग गई, आप फिर दूसरा सब्जेक्ट, मतलब इससे बच्चों में बोरियत महसूस नहीं होती, आप चीज़ों को आराम से क्रम वाइज पढ़ते चले जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी फ़ायदा मिलता है कि हर जो बालक होता है उसको हर सब्जेक्ट पढ़ने की उतना ही समय मिल जाता है जितना एक सब्जेक्ट पढ़ने की। अगर ये समय सारणी ना होती, अगर ये विद्यालय में समय सारणी नहीं बनाई जाती, तो पता चलता मैथ का टीचर आया है, वही पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है, पता लगा 2 घंटे हो गए, बच्चे बोर हो रहे हैं, फिर भी वही चल रहा है, मतलब बोर होने के बाद भी पढ़ाया जा रहा है, मतलब अधिगम तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों की हमें जो है जानकारी मिल जाती है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो समय सारणी संबंधी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको इसी दिशा में लिखना है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप समझते क्या हैं, मतलब पाठ्यक्रम के साथ साथ जो चलने वाली क्रियाएं होती हैं उनसे आपका क्या मतलब है। इसके अलावा हमसे पूछा कि विद्यालय के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन आप किस प्रकार से करेंगे, मतलब विद्यालय में अगर जो है आपको करना होगा सहगामी क्रियाओं को, तो आप किस प्रकार से उसका प्रबंधन करेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती क्या हैं। इसको अगर देखा जाए तो देखिए, पाठ्यक्रम के साथ साथ जो भी क्रियाएं चलती हैं उन्हीं को पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं। जो पाठ्यक्रम चल रहा है, पाठ्यक्रम के साथ जो भी क्रियाएं चलती हैं, पाठ्यक्रम के साथ जो भी क्रियाएं साथ साथ चलती हैं पाठ्यक्रम के, उसी को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे क्या होता है कि अगर आप विद्यालय में गए हैं तो विद्यालय में बेसिकली पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के लिए क्या है कि आपको जो है जैसे सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या है कि अब विद्यालय का मकसद ये नहीं रह गया पढ़ाना, अब विद्यालय का मकसद संपूर्ण विकास की बात करता है। तो इसलिए जैसे क्या है, विद्यालय ने क्या किया कि खेलने के लिए अलग से प्रावधान निकाल लिया कि अब खेल होगा। तो अब ये जो खेल हो रहा है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पाठ्यक्रम का तो हिस्सा नहीं था कि विद्यालय में खेल कराया जाएगा, लेकिन ये पाठ्यक्रम के साथ चलाए जाने वाली क्रिया हो गई। तो बेसिकली ये हुआ कि पाठ्यक्रम के साथ ये चलने लगा। तो यही चीज़ होता है कि अब हमसे पूछ रहा है कि आखिर ये विद्यालय में अगर ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं को आप किस प्रकार से चलाएंगे। तो जैसे देखिए, अगर हमें चलाना होगा तो हम क्या करेंगे। हमने क्या सोचा कि जो बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ अदर चीज़ें करवाएं। तो हमने सोचा खेल करवा देंगे। तो इसके लिए हमने निर्धारित किया कि 8वां पीरियड होगा उसमें हम खेल ही कराएंगे। इसके अलावा जो प्रेयर है, प्रेयर के टाइम में हमने कहा कि नहीं, प्रेयर के टाइम जब प्रेयर हो जाएगी तो प्रेयर के बाद हम पीटी ही कराएंगे। मतलब ये क्या है कि ना तो पीटी और ना ही खेल कूद, देखा जाए तो ये पाठ्यक्रम का तो हिस्सा नहीं थे, लेकिन ये इसके साथ चलाया जा सकता है। इससे व्यक्ति के मानसिक विकास हो सकता है, शारीरिक विकास स्वस्थ रहता है। तो बेसिकली यही पाठ्यक्रम सह सामग्री क्रियाओं में इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया गया है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखें। अब यहाँ पर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विद्यालय के बजट से आपका आशय क्या है। मतलब यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आखिर विद्यालय के बजट से आप समझते क्या है, विद्यालय का बजट होता क्या है, विद्यालय का बजट कहाँ पे, जो बजट है इसको कहाँ पे व्यय किया जाता है या कहाँ से आने का स्रोत है, मतलब इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि आखिर ये मतलब क्या है। तो हमसे पूछा है कि विद्यालय के बजट से आपका आशय क्या है, मतलब यहाँ हमसे ये पूछा है कि जो विद्यालय का बजट होता है ये होता क्या है। तो बेसिकली मतलब ये है कि विद्यालय को चलाने के लिए जिस भी धन का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा विद्यालय का बजट कहलाता है। ये धन कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है और कितना धन कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे ज़रूर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो विद्यालय में बजट पहले हम लाते हैं पैसा, पहले हम ये करते हैं कि विद्यालय में पैसा लेके आते हैं और फिर विद्यालय से पैसा खर्चा करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो विद्यालय में पैसा आने के कई स्रोत होते हैं। जैसे एक स्रोत तो डायरेक्ट स्रोत में अगर हम देखें तो फीस देखा जाए तो ये डायरेक्ट स्रोत है कि विद्यालय को डायरेक्ट जो है स्टूडेंट से फीस ले रहा है, तो विद्यालय का कार्य चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो प्राइवेट संस्थान की अगर बात करें, जैसे अगर सरकारी की बात किया जाए तो जहाँ पर जो भी खर्चा आ रहा है सरकार वहन कर रही है। टीचर्स को देना है सरकार दे रही है, विद्यालय को विद्यालय का मेंटेन करवाना है, कोई दीवार है पुतवानी है उसको साफ़ सफाई जो भी है वो सरकार देख रही। मतलब सरकारी विद्यालय में अगर हम देखें बजट की बात करें तो भारत सरकार पे कर रही है, या इसके अलावा हम ये कह दें स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे हमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम प्राइवेट विद्यालय की बात करें तो प्राइवेट विद्यालय में आखिर बजट आने के कहाँ से पैसा आते हैं, इसका एक स्रोत एक बार में देखिए थोड़ा सा। जैसे क्या है कि पहली बात तो बच्चों से फीस ले रहे हैं,
जो टीचर्स हैं वो जो मतलब वहाँ बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं, एक तो पैसा ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा कई इनडायरेक्ट स्रोत हैं जो अगर देखा जाए तो समाज से तो वो दिखाए नहीं जाते, लेकिन वो विद्यालय में उससे काफ़ी ज़्यादा धन मात्रा में जाता है। जैसे अगर आप थोड़ा सा आराम से समझिए, जैसे क्या है कि वो क्या है, प्राइवेट बुक चलवा दिए, तो प्राइवेट बुक चलवा रहे हैं, वही बुक जो अगर देखा जाए सस्ती है, लेकिन उसी को अपना नामकरण दे दिए हैं, किसी दूसरे राइटर का चलवा रहे हैं, वहाँ से पैसा लेके खा रहे हैं। या देखा जाए तो विद्यालय में जो है जो ड्रेस है, विद्यालय स्वयं ड्रेस बांट रहा है, तो विद्यालय जो ड्रेस बांट रहा है उसके लिए अलग से फीस चार्ज कर रहा है, और विद्यालय थोक भाव में खरीद के लेके और यहाँ पे फुटकर में बेच रहा है। मतलब यहाँ पर जो विद्यालय है वो व्यापारी का भी काम कर रहा है, यहाँ से भी पैसा निकाल रहा है। इसके अलावा विद्यालय में अगर आप देखेंगे तो कहीं अधिकतर विद्यालय ऐसे हैं जिसका कोई ना कोई फिक्स दुकान बना दिया गया है कि आपको बुक लेना है यहाँ से ले लीजिए, कॉपी लेना है तो यहाँ से ले लीजिए। तो मतलब वहीं आपकी बुक मिलेगी, आपके विद्यालय के ऐसे राइटर की बुक लगवाई गई है वो वहीं से मिलेगी, और वो जो है उसी हिसाब से राइटर से भी मिले हुए हैं कि तुम अपने यहाँ का जो प्रिंट रेट है वो 250 के ऊपर रखो, 300 के ऊपर रखो। तो वहाँ से, और चाहे खर्चा चाहे जितना ही कम क्यों ना आए, लेकिन जो है अगर देखो खर्चा अगर 50 रुपये का आता है फिर भी 250 प्रिंट रेट रखो। तो यहाँ से क्या है कि ये गार्जियन से पैसा वसूलने का एक नया तरीका है, यहाँ से भी पैसा वसूल ले रहे हैं अगर विद्यालय को देखा जाए। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ों को अगर हम देखें कि आखिर पैसा कहाँ से आ जाता है, तो एक तो ड्रेस से पैसा ले लिए, इससे पैसा ले लिए, और इसके अलावा अगर और भी हम देखें पैसा आने के कुछ और स्रोत ये होते हैं कि जैसे कुछ मतलब देखा जाए तो चैरिटी होती है जो विद्यालय के नाम पर दान दे देती है, या कुछ गवर्नमेंट होते हैं तो मतलब सरकारें भी जो विद्यालय अगर कोई चला रहा है तो उसके लिए कुछ पैसा दे देती है, अनुदान के रूप में दे दिया जाता है। तो ये भी पैसा कहीं ना कहीं विद्यालय के बजट में ही आकर के शामिल हो रहा है। सारी चीज़ें देखा जाएगा तो विद्यालय के बजट में ही आकर के सब जुड़ रही हैं। इसके अलावा विद्यालय ने जो अगर देखा जाए तो जो एक बुक की किताब की दुकान को खोल के रखवाया है, वहाँ से कापी किताब खरीदना है। अब देखिए, अब अगर दुकान नहीं चल रही है तो विद्यालय ने क्या किया, कहा चलो यूनिट टेस्ट है, 1-1 रुपये की कापी सब लोग खरीद के लाओ। तो सारे बच्चे पहुँच गई 1-1 रुपये की कापी खरीदने, मतलब अब उनकी वो दुकान चलने लगी। फिर दुकान कुछ देर बाद बंद हुई, फिर तुरंत नया नियम बना दिए कि अच्छा 2 अक्टूबर आ गया है, महात्मा गांधी की आपको फ़ोटो बनानी है, एक बड़ा सा चार्ट लीजिए, उसमें महात्मा गांधी की फ़ोटो बनाइए, उसके बारे में लिखिए। अब फिर वहाँ से दुकान से फिर चार्ट बेच रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे हम देखेंगे तो प्राइवेट विद्यालय में आय के इतने स्रोत बढ़ा दिए गए हैं, हर तरफ से पैसा विद्यालय में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए जा कहाँ रहा पैसा, तो पैसा अगर देखा जाए तो एक तो टीचर्स को पे किया जा रहा है, पैसा वहाँ पे जा रहा है। इसके अलावा जो विद्यालय का मेंटेनेंस है वहाँ पे जा रहा है। तो जो जैसे चेयर वगैरह बनवानी है या जो भी कुछ चीज़ें हैं, या विद्यालय के लिए बस वगैरह मंगवाई जा रही है, तो वहाँ पे उसका पैसा जा रहा है। मतलब अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो विद्यालय का यही सारा चीज़ बजट में आता है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अब यहाँ पर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि विद्यालय के कक्षा कक्ष प्रबंधन से आप समझते क्या हैं। मतलब विद्यालय में ये जो कक्षा कक्ष प्रबंधन होता है ये बेसिकली क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या होता है। जैसे अगर आप एक टीचर हैं, आप विद्यालय में किसी भी क्लास में आप गए पढ़ाने, क्लास में पहुँचने के बाद आपको पता चला अरे आपने तो मार्कर ही नहीं लाए हैं, तो इसके अलावा अच्छा फिर आपने सोचा कि चलो ठीक है आज पढ़ा ही देंगे, लिखाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, पढ़ा ही देंगे। तो आपने फिर क्या किया कि चलो ठीक है बुक निकालो सभी लोग, तो पता चल रहा है कि कोई बुक ही नहीं लाया है, बहुत 1 ही 2 लोग बच्चे बुक लाए हैं। तो फिर आपने सोचा अच्छा चलो ठीक है किसी तरह 1 ही 2 बुक से जो हम खुद ही पढ़ देंगे, सब लोग सुन लेंगे। इसके बाद आप पीछे देख रहे हैं तो कोई बच्चे खड़े हुए हैं, तो आपने कहा क्या बात है खड़े क्यों हो, तो पता चल रहा है सीट ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप जो पढ़ाने शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर इतनी समस्याएं आ रही हैं कि संसाधन ही अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली कक्षा कक्ष प्रबंधन का मतलब ये होता है कि कक्षा में वो सारी चीज़ें व्यवस्थित हों जिन चीज़ की आपकी ज़रूरत है। जैसे अगर आपको मार्कर चाहिए था तो विद्यालय में या उस कक्षा में मार्कर व्यवस्थित हो। इसके अलावा जो है जो अगर देखा जाए जो स्टूडेंट हैं उनके पास बुक्स अवेलेबल हो, बैठने की सीट अवेलेबल हो। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन मतलब ये है कि कक्षा सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए जो भी प्रबंधन की आवश्यकता है वो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। तो विद्यालय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का बेसिकली यही मतलब है। अब आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आप एक आइडिया ज़रूर मिल गया है जिससे आप लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हम अगला क्वेश्चन अगर देखें, अब यहाँ पर अगला हम अगर क्वेश्चन देखें तो पर्यावरण की अवधारणा क्या है। अगर इसको देखा जाए तो बेसिकली हम यूनिट 5 पर पहुँच गए हैं। तो यूनिट 5 का अगर हम देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन पर्यावरण से ही संबंधित है। मतलब कुछ भी पूछ रहा है तो वो पर्यावरण से ही पूछा है, किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा है तो सिर्फ पर्यावरण से ही पूछा है। तो अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि पर्यावरण की अवधारणा क्या है, इसके जो प्रमुख घटक हैं, आखिर किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके बारे में आप हमको चर्चा करके बता दीजिए।
तो बेसिकली यहाँ पर समझिए कि इस यूनिट में हमें सिर्फ पर्यावरण के बारे में जानना है। तो पर्यावरण के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, तो इस यूनिट के बारे में बहुत पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम अगले ही यूनिट पर मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पर्यावरण का बेसिकली मतलब परिधन, आवरण, ये सबको पता है कि जो है हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वही पर्यावरण है। इसके अलावा इसके जो प्रमुख घटक की बात कर रहा है, तो प्रमुख घटक मतलब पूछा कि आखिर पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। घटक का बेसिकली मतलब यही है कि आखिर वो किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो पर्यावरण में स्थल मंडल आता है, जल मंडल आता है, वायुमंडल आता है। तो अगर इसके अलावा देखेंगे ये सभी चीज़ें मिल करके ही तो पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो यही सब तो हैं पर्यावरण के प्रमुख घटक। तो इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए आपके पास पर्याप्त जानकारी है कि आप इसको लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है, अगर हम इसको देखेंगे यूनिट 6 मतलब लास्ट यूनिट से लिया गया है। लास्ट यूनिट में देखिए हमसे पूछ रहा है कि स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। लास्ट यूनिट का पूरा टॉपिक ही स्वच्छता पर ही डिपेंड है। आखिर स्वच्छता कैसे है, स्वच्छता क्यों रहना है, स्वच्छता की आवश्यकता है कि ज़रूरत क्यों है, मतलब कुल आकर के स्वच्छता पर ही डिपेंड हो गया है। तो मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ स्वच्छता के बारे में ही पढ़ना है। तो हमसे पूछा है कि स्वच्छता से आप समझते क्या हैं और दैनिक जीवन में इसका महत्व क्या है, इसके महत्व को हमें बता दीजिए। इसके महत्व की विवेचना करने की बात कर रहा है। तो ये स्वच्छता एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में भी मतलब हम ये समझ सकते हैं कि आपको पता ही होगा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर स्वच्छता हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो स्वच्छता बेसिकली मतलब ये है कि उनको भी पता है कि हमें स्वच्छता इसलिए, मतलब हम जो टीचर्स आगे चल के बनेंगे तो क्लास 8 तक ही बनेंगे। तो जब क्लास 8 तक ही बनेंगे तो वहाँ के बच्चों को स्वच्छ रहना भी हम ही सिखाएंगे। तो इसलिए जो है हमें हमारे कहीं ना कहीं ये सिलेबस में भी स्वच्छता रखा ही गया है इसीलिए। तो यहाँ पर स्वच्छता में जो है काफ़ी चीज़ें स्वच्छता की बात कही गई। जैसे आप नाखून की स्वच्छता की बात कही गई कि अगर आपके नाखून बड़े नहीं होने चाहिए जो है, या जो मिट्टी घुसी आप उसको साफ़ करते रहिए। कानों की स्वच्छता की बात कही गई, कान में आप आराम से अंदर तक देख के मिट्टी को निकालिए। नाक की स्वच्छता की बात कही गई है। मतलब काफ़ी यहाँ पर देखा जाए तो बालों की स्वच्छता, बाल में जुएँ तो नहीं पड़ रहे हैं, बाल की पूरी ज़्यादा स्वच्छता की बहुत ज़्यादा बात कही गई है। मतलब इसके टॉपिक को अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से स्वच्छता पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर इस बारे में तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ बीमारियां हैं, उस बीमारियों का अब हम जिक्र कर लेते हैं कि आखिर उन बीमारियों के बारे में क्या हो। अगर हम देखें तो पहले हम रोग देखने से पहले हम कुछ संस्थान हैं जो रोग मतलब देखा जाए तो स्वच्छ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कार्य करते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे देखा जाए तो यूनिसेफ अगर देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और ये जो है कार्य करती है यूएनओ के अंदर में होकर के कार्य करती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आकर के कार्य करती है। मतलब यूनिसेफ को अगर हम देखेंगे तो यूएनओ इसको जो है देखा जाए तो इसको मॉडरेट करता है, मतलब इसको चलाता है, यूएनओ की तरफ से चलाया जाता है। तो यूनिसेफ क्या करता है, बेसिकली ये बच्चों पर ध्यान रखता है कि इसका मतलब ये समझता है कि जो बच्चे होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, इसलिए बच्चों को स्वस्थ रहना है। तो इसलिए ये जो है काम तो करता है, मेडिकल के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन इसका काम जो है सिर्फ बच्चों तक ही रहता है कि आप सिर्फ बच्चे स्वस्थ रहें। इसका मेन मकसद यही है कि बच्चे स्वस्थ रहें। इसके साथ साथ ये मातृत्व पर भी ध्यान देता है, मतलब ऐसी माताओं पर ध्यान देता है जो बच्चों का जन्म देने वाली है। मतलब जो माताओं का भी ध्यान तो दे रहा है ये संस्थान, लेकिन वो इसलिए ध्यान दे रहा है क्योंकि वो गर्भवती है, मतलब उसके पेट में बच्चा पल रहा है। ये बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए माता का भी ध्यान देते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये संस्थान जो है रोग उन्मूलन में भी काम करती है। जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे पोलियो है तो पोलियो को पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए, मतलब रोग उन्मूलन के लिए भी ये संस्थान काम करती है। तो बेसिकली ये संस्थान 3 चीज़ों पर काम करती है। महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इसका मेन ही उद्देश्य यही है कि ये बालकों को स्वस्थ रखे, हर एक देश के बालक को स्वस्थ रखा जाए। और इसके अलावा जो है बालक को स्वस्थ रखने के लिए माता को भी स्वस्थ रखना पड़ता है। और इसके एक अलग से कार्य दिए गए हैं कि जो रोग उन्मूलन है, रोग उन्मूलन करता है। इसके अलावा जो दूसरी संस्था है उसके बारे में जान लें। अगली जो संस्थान है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर ये काम क्या करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी भी रोग पर काम करता है कि अगर कोई संक्रमण फैला रहा है, मतलब संक्रमण फैल रहा है, तो वहाँ पर भी ये इसको देखेगा और इसको नोटिस करेगा और उसको जो है दूर करने का प्रयास करेगा। जैसे अगर देखा जाए कोरोना वायरस फैला, तो कोरोना वायरस जैसे फैला तो WHO तुरंत जो है सक्रिय हो गया कि आखिर इसको कैसे रोका जाए, किस प्रकार से रोका जाए। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर WHO हर एक प्रकार के संक्रमण रोगों से जो है लोगों की रक्षा करता है। किसी भी देश में अगर कोई नई बीमारी निकल के आ गई तो WHO उसको जो है मतलब क्या करता है, उसका अध्ययन करता है और उसको उन्मूलन करने का प्रयास करता है।
तो बेसिकली WHO के बारे में अगर हम समझें तो ये बेसिकली ना तो बालकों के लिए ना तो मातृत्व के लिए मतलब ऐसा कि कुछ भी यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी संक्रमण फैल रहा है या कोई नई बीमारी निकल के आ रही है तो WHO वहाँ पर अपना जो है काम करेगा। अब इसके बाद जो अगली संस्थान है उसके बारे में देख लेते हैं। अब अगली संस्थान की बात देखा जाए तो रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस को अगर देखा जाए तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, लेकिन इसको देखा जाए तो ये सरकारी संस्थान नहीं बल्कि प्राइवेट संस्थान है। इसको अगर देखा जाए कि इसका मतलब इसको खोलने का मकसद क्या है, तो इसको खोलने का मकसद बस इतना है कि अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो जब दो देशों के बीच में युद्ध होगा तो जाहिर सी बात है इधर के लोग भी मारे जाएंगे और इधर के लोग भी मारे जाएंगे। तो ये क्या करेगी, रेड क्रॉस क्या करेगी, अपनी दो टीम भेजेगी, एक टीम इस देश में भेजेगी, एक टीम इस देश में भेजेगी। इस देश में जो लोग घायल हुए हैं, जिनको गोली वगैरह लगी है या इस देश में जिनको लगी है, तो यहाँ जो टीम जाएगी वो यहाँ लोगों के इलाज करेगी और यहाँ के लोगों को फिर जाके इलाज करेगी। मतलब रेड क्रॉस की तरफ से दो टीम जाएगी, दो टीम एक दूसरे देश में जाएगी, एक इस देश में जाएगी। दोनों जो है अपने अपने वहाँ पे जा करके जो भी सैनिक घायल हुए हैं उनकी मदद करेंगे। तो रेड क्रॉस बेसिकली यही लगता ही रहता है कि दो देशों के बीच युद्ध हो, दोनों देश की सेनाएं घायल हों तो हम जा करके वहाँ पर मदद करें। तो ये बेसिकली रेड क्रॉस का मतलब रहा है। अब इसके बाद जो है रेड क्रॉस का यही कार्य ही है, जब दो देशों के बीच युद्ध होगा तभी ये जाएगा। अब इसके बाद अब हम समझ लेते हैं कुछ बीमारियां हैं, उन बीमारियों के बारे में समझ लेते हैं। देखते हैं कि कुछ रोग हैं, जैसे हमने देखा कि क्षय रोग अथवा टीबी, क्षय रोग को ही टीबी कहा जाता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, एक ही नाम ही है, क्षय रोग को ही टीबी कहा जाता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि आखिर ये क्षय रोग है क्या, मतलब ये टीबी क्या होता है। इसके अलावा हमसे पूछा है ये चेचक रोग क्या होता है। ये बेसिकली स्वच्छता से संबंधित रोग हैं और इसके बारे में हमें जानना है। तो इसको अगर देखा जाए तो जो ये टीबी होता है तो बेसिकली ये फेफड़ों से ही होता है। तो फेफड़ों से जब फेफड़ों से टीबी हो जाता है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये क्षय रोग होता क्यों, टीबी होती क्यों है। तो जैसे क्या है कि अगर कोई भी बालक है या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो संतुलित आहार नहीं पा रहा है, मतलब जितने उसको प्रोटीन की आवश्यकता है, जितने ऊर्जा की आवश्यकता है वो अपने भोजन से नहीं निकाल पा रहा है, तो उसको टीबी हो जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको खाना जो है वो अगर देखा जाए तो बहुत बचत करते हैं, खाते नहीं, बचा ही रहे, मतलब पेट काट के ही जीवित है। तो पेट काट के जीवित है तो जाहिर सी बात है उनको क्षय रोग हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। और टीबी होने के बाद अगर देखा जाए तो टीबी अगर प्रथम स्टेज में है तो 6 से लेकर के 9 माह तक का जो है इसका इलाज चलता है। अगर 6 से लेकर के 9 माह तक का इलाज हो गया शुरुआत में ही, तब टीबी सही हो जाएगी। टीबी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, वो बेसिकली आराम से ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको पौष्टिक आहार लेते रहना है कि पौष्टिक आहार खूब करते रहिए और सिर्फ 6 से 9 महीने तक जो है दवा चलती है और ये दवा चला दीजिए, आपकी टीबी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें एक खासियत ये होती है कि अगर आपकी दवा स्टार्ट हो गई, अगर आप एक दिन भी ब्रेक कर दिए तो उसी दिन से फिर जो है अगर एक दिन ब्रेक हो गया, आप मान लीजिए लेना शुरू किए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लिए, 3 महीने के बाद आपने एक दिन भूल गए। अब एक दिन भूलने के बाद जो है अब पता चला अब उसके बाद फिर से वो दवा काम ही नहीं करेगी। अब इसके लिए फिर तुरंत आपको जो है डॉक्टर के पास ही जाना होगा, उनसे ही सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये जो है टीबी मतलब जो है अगर हम देखें तो अगर हम संतुलित आहार अगर हम ले रहे हैं, तो संतुलित आहार अगर ले रहे हैं तो टीबी कभी नहीं होगी। इसके अलावा चेचक को देखा जाए तो इसको स्मॉल पॉक्स भी बोला जाता है। इसको जो है गांव में अगर देखा जाए तो छोटी माता बोला जाता है, कि बोला जाता है कि माता जी निकली। बेसिकली अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी जो है एक संक्रमित रोग है। मतलब इसके संपर्क में जो लोग आएंगे वो उन्हीं से फैल जाएगा और इनसे क्या होता है कि शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। और इस दानों की स्थिति में अगर आप उसको जो है आराम से खुजला रहे हैं, तो खुजलाने के लिए कहा जाता है कि आप सोहराइए, खुजलाइए नहीं। अगर आप नाखून मार दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो दाग हमेशा के लिए पड़ जाते हैं और जो कभी फिर जाते नहीं हैं। तो चेचक के मतलब मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी भ्रांतियाँ भी फैलाई गई हैं। तो ये कुछ इसी प्रकार से और भी रोग हैं, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ पर सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं और अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ लिया है। फर्स्ट पेपर तो मतलब फर्स्ट यूनिट तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट भी हमने 6 यूनिट भी पढ़ लिए हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें अगर देखा जाए तो 5th और 6th में यूनिट में अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें खास थी नहीं। एक में तो पर्यावरण सिर्फ हमें पढ़ना था और एक में सिर्फ हमें स्वच्छता पढ़ना था। तो ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा
आम सी बात रहती है कि इसको कोई भी लिख सकता है। इसमें आप आराम से बना के चीज़ों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इतनी देर तक रुके रहे तो जाहिर सी बात है आप जो है काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुके होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप एक बार और ज़रूर देखिएगा, जिससे चीज़ें को जो है एक बार आपको फिर रिवाइज रहें। और इसको पेपर देने से पहले भी हम ये आप ये कोशिश करिए कि पेपर जाने से पहले, पेपर देने से पहले एक बार फिर से इसको जो है ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन के बारे में पता रहे आखिर किस दिशा में आपको सोच करके जवाब देना है। वैसे ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई, जिसको हम सोच रहे थे काफ़ी बड़ा बनेगा, लेकिन फिर भी बहुत ही कम समय में ये वीडियो बन गई है। और इसका आप एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।